नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार लाइव गुरुकुल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज उन प्रश्नों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वो ये है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ आपसे ऑप्शन ए है जन आक्रोश, ऑप्शन बी सैनिक असंतोष, ऑप्शन सी है ईसाई मिशनरी का प्रबंध और ऑप्शन डी है यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो यहाँ अगर आप 1857 की क्रांति के अगर कारणों की बात करते हैं तो साथियों यहाँ इसके कई कारण थे। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रमुख कारण था, वो था साथियों वहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की जो द्वेषपूर्ण नीतियाँ थीं, जो घिनौनी नीतियाँ थीं, वो नीतियाँ। यानी जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थीं, वो सबसे प्रमुख कारण थी 1857 की क्रांति का, ठीक है? तो यहाँ पर इससे संबंधित जो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ या द्वेषपूर्ण नीतियाँ, ठीक है? तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वो जो सही बिल्कुल सटीक आंसर होगा, वो ऑप्शन डी होगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही थे। ऑप्शन ए यहाँ आपको दिया हुआ है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, ऑप्शन बी दिया है 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के, ऑप्शन सी है 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के और ऑप्शन डी है यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है, तो साथियों आपको यहाँ पर बताना था कि मंगल पांडे जो सिपाही थे वो किस इन्फेंट्री के थे। तो अगर हम बात करें साथियों मंगल पांडे की, तो जो मंगल पांडे थे साथियों, वो बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की छठी बटालियन के सफाई सिपाही थे, ठीक है? 6वीं बटालियन के, कौन सी के? 6वीं बटालियन के ये सिपाही थे, ठीक है? वैसे ये जो है मंगल पांडे थे, यूपी के रहने वाले थे। यूपी में एक जगह पड़ती है नागवा, ठीक है? नागवा जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? यूपी का है, यहाँ पड़ता है। यहाँ के ये रहने वाले थे, इनका निवास स्थल था, इनका जन्म स्थल था। जाति से ये ब्राह्मण थे। लेकिन ये जब 22 वर्ष के हुए तो 22 वर्ष के होने के बाद इन्होंने सेना में जॉइनिंग ले ली थी, ये सेना में चले गए थे, सिपाही बन गए थे, ठीक है? तो ये कौन-सी इन्फेंट्री के थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है, वो है यहाँ पर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष और ऑप्शन डी है भारत का आर्थिक शोषण। तो इससे पहले जब मैंने आपको प्रश्न एक कराया था जिसमें प्रमुख कारण पूछा गया था, लेकिन इसमें पूछा गया है आपको मुख्य तात्कालिक कारण, यानी उस समय इंस्टेंटली जब ये जो घटना हुई, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई, तो उस समय का जो तात्कालिक कारण था या उसी समय का जो कारण था, वो क्या था? तो यहाँ आपसे ऑप्शन पहले में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कह रहा है। तो साथियों ये जो हड़प नीति है, ये तात्कालिक कारण नहीं था, ये तो केवल एक कारण था जिससे आगे जाकर के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लोग खड़े हुए थे, जो शासक थे उनके विरुद्ध खड़े हुए थे। क्योंकि ये जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने एक नीति अपनाई थी कि अगर कोई राजा होता है या कोई शासक होता है, तो वो अपना अगर उसका कोई पुत्र नहीं है, तो वो कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? हड़प नीति का मतलब था यहाँ पर, यानी कोई भी जो शासक था, अगर उसका अपना पुत्र नहीं है, तो कोई को पुत्र अपना गोद पुत्र नहीं ले सकता या कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकता, जिससे कि उसका उत्तराधिकारी बन जाए। तो किसी का पुत्र ना होने पर उसके राज्य को ब्रिटिश जो कंपनी थी, वो हड़प लेती थी, अपने अधीन ले लेती थी। तो ये कोई वहाँ तात्कालिक कारण नहीं था। उस समय का जो तात्कालिक कारण था साथियों, वो था उस समय जो सैनिक थे, उनको राइफ़ल चलाने को दी जाती थी। एक ब्राउन बेस राइफ़ल थी सबसे पहले जो यूज़ होती थी। तो इस राइफ़ल के स्थान पर एक नई राइफ़ल आई थी, एनफ़ील्ड राइफ़ल। एनफ़ील्ड राइफ़ल आई थी, ठीक है? इस राइफ़ल में जो कारतूस यूज़ होता था, उस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। अब उस चर्बी वाले कारतूस को जलाने के लिए वो जो सैनिक थे उन्हें उसको दाँत से काटना पड़ता था, मुँह से उसके कवर को हटाना पड़ता था, जिस पे गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो जो भारतीय सेना जो उस सेना में जो भारतीय सैनिक थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनमें ज़्यादातर जो थे वो या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। अब यहाँ पर जो हिंदू-मुस्लिम दोनों थे, तो हिंदुओं के लिए जो गाय है, एक पवित्र जो है पशु माना जाता है। गाय, जबकि जो सूअर था वो मुस्लिमों के लिए निषिद्ध है, मुस्लिम उससे घृणा करते हैं, तो वो उसके चर्बी को नहीं काट सकते मुँह से और हिंदी गाय की चर्बी को नहीं काट सकते क्योंकि ये इनके इनसे इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर धर्म भ्रष्ट होने
मतलब इन्हें ऐसा लगा भारतीय सैनिकों को कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसको लेकर के इन्होंने मना कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं मानी और वो इनसे यूज़ करवाना चाह रही थी। तो इन सैनिकों ने ही विद्रोह को शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले जो शुरुआत करी थी, वो करी थी मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से, ठीक है? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो तात्कालिक कारण बना वो क्या था? धर्म में हस्तक्षेप, यानी धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास या कोशिश ब्रिटिश सरकार की। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये जो कारण है ये इसके अन्य कारणों में आ जाएंगे, जैसे सैनिक असंतोष हुआ या भारत का आर्थिक शोषण हुआ या फिर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति हुई। तो ये सारे के सारे कारण ये अन्य कारणों में आ जाएंगे, लेकिन जो तात्कालिक कारण है वो हो जाएगा धर्म में हस्तक्षेप, ठीक है? तो ये प्रश्न भी आप सभी की समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हमारा यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, यानी द सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज। ऑप्शन ए है कमल और रोटी, ऑप्शन बी है बाज, ऑप्शन सी है रूमाल और ऑप्शन डी है दो तलवारें, ठीक है? तो साथियों अगर हम स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक की बात करें तो उस समय के जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों ने इस स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक चिन्ह माना था वो माना था साथियों कमल और रोटी। उनका मानना था कि अगर हमने अंग्रेजों को अपने देश से हटा दिया, हम स्वतंत्र हो गए, तो हम निश्चित होकर के सभी लोगों को खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, यानी कि हमें रोटी मिलेगी, हम संतुष्टिपूर्ण शांति से रोटी खा सकेंगे और हमारा जो देश है कमल के फूल की तरह खिल उठेगा। ऐसा इन लोगों का मानना था। तो इसलिए इन्होंने जो अपना जो प्रतीक चिन्ह रखा था वो रखा था कमल और रोटी, ठीक है? तो आई होप ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वो है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ लखनऊ से, ऑप्शन बी है इलाहाबाद से, ऑप्शन सी है झांसी से और ऑप्शन डी है साथियों यहाँ पर मेरठ से। और ऑप्शन ई भी यहाँ पर दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है? तो अगर साथियों हम यहाँ 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम शुरू होने की अगर हम बात करें, प्रारंभ होने की बात करें, तो वो हुई थी साथियों मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई को। कब? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। हुई कहाँ से थी? यानी यहाँ पर एक रेजिमेंट थी, कैवेलरी, थर्ड थर्ड कैवेलरी एक रेजिमेंट थी। इस रेजिमेंट में भी चर्बी वाले कारतूसों को लेकर के सैनिकों ने मना कर दिया और इन्होंने एक संगठित होकर के सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया। और उस समय यहाँ की जो जेल में जो बंदी थे, भारतीय सैनिक थे या भारतीय लोग थे, उनको इन्होंने छुड़ा लिया और छुड़ा करके ये लोग यहाँ से इकट्ठे होकर के विद्रोह करते हुए यहाँ से दिल्ली की ओर निकल गए थे और दिल्ली पहुंच करके इन्होंने वहां पर जो लाल किला है उस लाल किले पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है? और वहां जाकर के इन्होंने जो मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको अपना जो है नेता चुन लिया था। तो थर्ड कैवेलरी रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। इन सिपाहियों में जो नेतृत्व कर रहे थे साथियों वो थे कोतवाल धनसिंह। कोतवाल धनसिंह, इनको ध्यान रखना, कोतवाल धनसिंह गुर्जर। इनके नेतृत्व में ये जो लोग थे, सैनिक थे, ये यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे, ठीक है? तो ये यहाँ से विद्रोह करते हुए कहाँ चले गए थे? दिल्ली में इन्होंने लाल किले पर कब्जा कर लिया और लाल किले पर कब्जा करके वहां के जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको इन्होंने अपना नेता मान लिया था और उनसे कहा कि हम आपके नेतृत्व में आंदोलन करेंगे, तो वो भी राजी हो गए थे। तो ठीक है, इस प्रकार अगर हम क्रांति के प्रारंभ की बात करते हैं, स्वाति क्रांति की जो प्रारंभ होता है वो होता है मेरठ से। मेरठ कहाँ है? यूपी में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ, तो ये मेरठ से था। आगे प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा आता है वो आता है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, यानी द फर्स्ट इंसिडेंट रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एडी वाज। ऑप्शन ए है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व और ऑप्शन सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन डी है साथियों झांसी की रानी का विद्रोह। तो साथियों अगर हम यहाँ पर 1857 की जो 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम है इससे संबंधित अगर पहली घटना की बात करते हैं तो वो होता है साथियों जब मेरठ से विद्रोह करते हुए सैनिक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर के उन्होंने लाल किले पर कब्जा किया, वो सबसे पहली घटना थी, ठीक है? इससे पहली जो घटनाएं घटी थी वो इस स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने से पहले की घटना है, लेकिन जब स्वतंत्रता
संग्राम शुरू हो गया तो उसकी पहली घटना है साथियों सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यानी जो सैनिक थे मेरठ से आंदोलन करते हुए, मेरठ से विद्रोह करते हुए और उन्होंने जाकर के जो लाल किले पर कब्जा किया, वही सबसे पहली घटना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, झांसी की रानी का विद्रोह या बेगम हजरत महल का विद्रोह या कानपुर में विद्रोह, ये सब बाद की घटनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहली घटना जो है वो है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, यानी ये जो है 12 मई को, 12 मई 1857 को, 10 मई को शुरू हुआ और 12 मई 1857 को जाकर के इन्होंने जो है दिल्ली के लाल किले पर जो लाल किला है उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगर हम यहाँ झांसी की रानी की बात करें तो झांसी की रानी जनवरी 1858 में लड़ रही थी। बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो वो साथियों मई 1857 में लड़ रही हैं, मतलब 30 मई को लड़ रही हैं। तो ये सब जो है या कानपुर का विद्रोह, ये सब बाद की घटना है। सबसे पहली जो घटना आती है वो आती है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो आई होप ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर वो है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? व्हेन वाज द एनफील्ड राइफल फायरिंग रेस कार्ट्रेज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? ऑप्शन ए है नवंबर 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 ईस्वी और ऑप्शन डी है साथियों फरवरी 1857 ईस्वी। तो अगर हम एनफील्ड राइफल की सबसे पहली शुरुआत की बात करें, प्रयोग की बात करें या शामिल करने की बात करें साथियों, तो वो दिसंबर 1856 ईस्वी में इस राइफल को जो है भारतीय सेना थी अंग्रेजों की, उसमें इन्होंने शामिल किया था। यानी उस समय जो सरकार थी उसने फैसला किया था कि जो पुरानी ब्राउन बेस राइफल है उसके स्थान पर एक अच्छी और आधुनिक राइफल लाई जाए। तो जो आधुनिक राइफल लाई गई वो थी एनफील्ड राइफल, लेकिन इसमें जो कारतूस यूज होते थे, जो कार्ट्रिज यूज होते थे, उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, तो उस कवर को हिंदू जो सैनिक थे उन्हें काटना पड़ता था। तो जो उसमें हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उनके लिए ये जो है धर्म भ्रष्ट होने वाली बात थी, क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ था। तो इसलिए उन सैनिकों ने इस राइफल का विद्रोह किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो इन्होंने राइफल का विरोध तो किया ही, कारतूस का विरोध तो किया ही, लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चर्बी वाला जो कारतूस था दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल, सॉरी, जो एनफील्ड राइफल थी वो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का जो खिताब था वो किसे दिया था? बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, यानी हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ साहब ए आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवेलियन ऑफ 1857 एडी? ऑप्शन ए है अजीमुल्ला, ऑप्शन बी है विरजिस कादिर, ऑप्शन सी वक्त खान है और ऑप्शन डी है हमारा हसन खान। ठीक है, तो यह अगर हम बहादुर शाह जफर द्वारा दिए गए टाइटल साहब ए आलम बहादुर की अगर बात करें तो साथियों ये इन्होंने दिया था ऑप्शन सी वक्त खान को। किसको दिया था? वक्त खान। वक्त खान इस समय एक जो है पख्तून थे, एक सिपाही थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सूबेदारी भी करी थी। ठीक है, और इन्होंने जो है जो अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था, यानी आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये इनके साथ में लड़े लड़े और इन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे इन्हें साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अजीमुल्लाह की बात करें साथियों, तो जो अजीमुल्लाह थे ये नाना साहब के सलाहकार थे। ये कौन थे? ये सलाहकार थे नाना साहब के, ध्यान रखना, ये नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्लाह विरजिस जो कादर हैं वो बेगम हजरत महल के पुत्र थे, जो बेगम ऑफ अवध हैं उनके जो है साथियों ये पुत्र थे। और अगर हम हसन खान की बात करें साथियों यहाँ पर, हसन खान की, तो ये जो है एक मुस्लिम जो राजपूत शासक थे मेवात में। ये कौन थे? एक मुस्लिम राजपूत शासक थे मेवात में। मुस्लिम, लिख लेना, मुस्लिम राजपूत शासक कहाँ थे? मेवात में। इससे पहले भी जो इनके जो हसन खान के जो पूर्वज थे वो लगभग 1372 ईस्वी से यहाँ पर शासन कर रहे थे और उस वो जो समय था वो फिरोज शाह तुगलक का काल था। यानी फिरोज शाह तुगलक के काल से इनके जो पूर्वज थे हसन खान के यहाँ पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। यानी बहादुर शाह जफर ने साहब आलम का खिताब किसे दिया? बख्त खान को। अजीमुल्लाह सलाहकार थे नाना साहब के, ब्रिजेश कादिर जो थे वो बेगम हजरत महल के पुत्र थे और जो हसन खान थे वो मुस्लिम राजपूत शासक थे मेवात के।
ठीक है, ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पर, वो है 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द वॉर ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट टू बी रीऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिशर? ए है झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली और डी कानपुर। तो अगर अंग्रेजों द्वारा जो पहले अधिकृत किया गया था स्थान, वो था साथियों दिल्ली। यानी दिल्ली पर ही पहली घटना हुई थी 1857 ईस्वी की क्रांति की, और इसी को अंग्रेजों ने भी मतलब सबसे पहले ऑक्युपाई किया था। और इसे जो ऑक्युपाई करने वाले जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो ब्रिटिश कमांडर थे, वो थे साथी जॉन निकोलसन। कौन थे? जॉन निकोलसन। जॉन निकोलसन जो थे, वो इस दिल्ली पर जो है आक्रमण करके दिल्ली को जो है पुनः अधिकृत करने वाले थे, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन ये यहाँ लड़ते लड़ते मारे गए थे। यानी 23 सितंबर 1857 ईस्वी में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने जो इसको जीता था, वो जीता था 14 से 20 सितंबर के बीच में, ठीक है। इससे पहले इन्होंने इस दिल्ली को लगभग 3 महीने तक, 3 माह तक इन्होंने इसको घेरे रखा था। और घेरे रखने के बाद में 14 से 20 के आसपास इन्होंने इस जो है जो दिल्ली था, इसको ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है, अपने अधीन ले लिया था। लेकिन यहाँ ये घायल हो गए थे यहाँ लड़ते लड़ते, तो यहाँ 23 सितंबर 1857 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे साथियों बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यहाँ पर 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी? यानी ऑप्शन ए है बंगाल से, ऑप्शन बी अवध से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी राजस्थान से। तो साथियों अगर हम यहाँ सबसे ज्यादा सिपाहियों की बात करें, तो लगभग 60% सिपाही जो थे वो यहाँ पर बिहार से थे। उनकी संख्या थी साथियों लगभग 75,000। लगभग 75,000 जो सैनिक थे वो बिहार से लड़ रहे थे, और ये टोटल सैनिकों का 60% थे। तो यानी कि जो सबसे अधिक अगर सेना की बात करें, सैनिकों की बात करें, तो वो बिहार से थे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यानी 1857 के संग्राम का जो नेता था इलाहाबाद में, कौन था? तो साथियों अगर हम यहाँ बात करें, अगर नाना साहब की बात करें, तो ये कानपुर से लड़ रहे थे। अजीमुल्ला जो है साथियों, वो जो थे, वो नाना साहब के सलाहकार थे। तात्या टोपे जो थे साथियों, ये नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ या सेनापति थे। तो जो ऑप्शन बचता है वो बचता है ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद से जो लड़ने वाले थे मौलवी लियाकत अली थे, ठीक है। लेकिन मौलवी लियाकत अली को हराने के बाद में जो इलाहाबाद था, इसको जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो उस समय के जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने इसको आपातकालीन राजधानी भी बनाया था इलाहाबाद को, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यानी इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि 1857 के संग्राम का इलाहाबाद का नेता कौन था साथियों? मौलवी लियाकत अली। अगले चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किसने किया था, ठीक है, इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व? हु लीड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इन लखनऊ? ऑप्शन ए जीनत महल, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी है हजरत महल, और ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो साथियों अगर हम यहाँ पर लखनऊ के नेतृत्व की बात करते हैं, तो साथियों जो हजरत महल है, बेगम हजरत महल, ये लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता का नेतृत्व, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रही थी। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में ये नेतृत्व कर रही थी। तात्या टोपे की मैंने भी बताया, नाना साहब के जो है ये सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे। नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। और जीनत महल जो है साथियों बहादुर शाह की पत्नी थी। कौन थी? बहादुर शाह की बेगम थी। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि लखनऊ में कौन इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल, ठीक है। इन्हें बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख लेना, बेगम ऑफ अवध। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बेगम ऑफ अवध किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, तो साथियों बेगम ऑफ अवध कहलाती हैं बेगम हजरत महल। कौन कहलाती हैं? बेगम हजरत महल। उनका एक पुत्र था, उस समय ये लड़ रही थी, एक अल्पवयस्क पुत्र था, ब्रिजिस कादिर। ब्रिजिस कादिर इनका पुत्र था, ठीक है। तो इसी को इन्होंने नवाब घोषित किया था, और नवाब घोषित करने के बाद में खुद इन्होंने जो है प्रशासन की जो कमान है वो संभाल ली थी। लेकिन ये जो लखनऊ में जो 21 मार्च को, कब? 21 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने इसे पुनः अधिकृत कर लिया था। और इनकी जो अंग्रेजों की यहाँ पर सहायता करी थी वो थी गोरखा रेजिमेंट ने, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट ने। तो यहाँ पर इस लखनऊ के जो स्वतंत्रता संग्राम को या विद्रोह को जो दबाने वाले ब्रिटिश सैनिक थे, वो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो कौन थे साथियों? वो थे कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। कैंपबेल, ये चीज आप लिख लेना सारे सभी लोग, ठीक है। कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 को इस जो बेगम हजरत महल थी, इन्हें मतलब हरा दिया था और लखनऊ पर कब्जा
कर लिया था। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है महिला जिसने अवध में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया है कि बेगम ऑफ अवध के नाम से जाना जाता था बेगम हजरत महल को, तो ऑप्शन डी इस प्रकार इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लक्ष्मीबाई की साथियों अगर बात करें तो लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से लड़ रही थी। कहाँ से? झांसी से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रही थी। ठीक है, अगर हम अहिल्याबाई की बात करें तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से जो है बिलोंग करती हैं, वहाँ इन्हें माना जाता है। मराठा साम्राज्य में जो है ये आती हैं अहिल्याबाई। अरुणा आसफ अली की बात करें तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये जो है अरुणा आसफ अली जो थी जन्म से ब्राह्मण थी। इनका नाम जो था अरुणा गांगुली था। क्या नाम था? अरुणा गांगुली इनका नाम था। लेकिन बाद में इनकी जो शादी थी वो एक मुस्लिम से हो गई थी, जिनका नाम था असफ अली। क्या नाम था? असफ अली। असफ अली जो है इनके पति थे। इनसे इनकी शादी होने के बाद में इनका नाम अरुणा आसफ अली हो गया और ये मुस्लिम बन गई थी। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1992 ईस्वी में इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया भारत सरकार द्वारा, पद्म विभूषण। और आगे जाकर के जो 1997 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया है। तो ध्यान रखना, जो अरुणा आसफ अली है इन्हें भारत रत्न भी 1997 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर ऑफ, इसका मैंने अभी बताया है नाना साहब, तो नाना साहब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा यहाँ, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। नाना साहेब कमांडर इन चीफ वाज, तो वो थे साथियों, मैंने भी अभी भी इसको भी बताया, तात्या टोपे जो है नाना साहब के कमांडर इन चीफ या सेनापति थे। अगला जो हमारा प्रश्न है आगे साथी वो है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हु लीड द रिवेलियन ऑफ 1857 इन बिहार? ऑप्शन ए नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। तो साथियों अगर हम बिहार में 1857 के जो नेतृत्व की बात करें इस विद्रोह के की, तो वो थे साथियों कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। कुंवर सिंह बिहार में 1857 ईस्वी के जो है विद्रोह के नेतृत्व करता थे। लेकिन जब इस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो इनकी उम्र थी वो थी साथियों 80 वर्ष। 80 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति थे कुंवर सिंह। इन्हें बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। 1857 में जो बिहार में कौन कर रहा था नेतृत्व? तो कुंवर सिंह। उस समय इनकी जो उम्र थी वो 80 वर्ष थी और इन्हें बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर इनके हम जन्म स्थल की बात करें तो वो था जगदीशपुर का। क्या था? जगदीशपुर। ये जो पड़ता है जगदीशपुर शाहाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? शाहाबाद जिले में ये पड़ता है। ध्यान रखना, बिहार में शाहाबाद जिले में ये जो है जगदीशपुर पड़ता है, वहाँ के ये रहने वाले थे। ठीक, तो आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? हु अमंग द फॉलोइंग लीड द रिवेलियन ऑफ 1857 इन असम? असम में तो साथियों ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी कंदपेश्वर है। ठीक है, ऑप्शन सी है पुरंदर सिंह और ऑप्शन डी है साथियों प्याली बरुआ। तो यहाँ पर अगर हम 1857 में असम में नेतृत्व की बात करते हैं तो साथियों वो है ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। यानी जो दीवान मनीराम दत्त थे 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे असम में। ठीक है, उस समय के जो राजा थे उनके जो पुत्र थे कंदपेश्वर, राजा की मृत्यु की होने के बाद में कंदपेश्वर को राजा बनाया जाना था। लेकिन ये जो कंदपेश्वर तो जो है अल्प वयस्क थे, ये वयस्क नहीं थे, तो मनीराम दत्त ने इनको जो है राजा घोषित कर दिया। घोषित करने के बाद में खुद जो प्रशासनिक जो है प्रशासन चलाने लगे थे और जो सेना की कमानें खुद इन्होंने संभाली और इस विद्रोह का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। अगर हम प्याली बरुआ की बात करें साथियों, जो प्यारी बरुआ थे वो इनके सहयोगी थे, कंदपेश्वर और मनीराम दत्त के ये यहाँ पर जो है सहयोग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है ये समझ में आ गया ना आपको? यानी असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दीवान मनीराम दत्त ने। ये जो है कंदपेश्वर जो सिंह थे राजा के पुत्र थे, ये अल्पवयस्क थे, तो इन्होंने इनको जो है राजगद्दी पर बैठा दिया था, शासक बना दिया था और खुद जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी के विद्रोह का केंद्र नहीं था? यहाँ आपको ये बताना है कि 1857 के जो विद्रोह था उसका जो है केंद्र नहीं था राजस्थान में। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नीमच और ऑप्शन डी है साथियों यहाँ पर आउवा। क्या है?
आउवा। तो अगर हम यहाँ पर राजस्थान में विद्रोह के केंद्रों की बात करते हैं तो साथियों जो अजमेर है, अजमेर में भी साथियों जो है क्रांति हो रही थी। वहाँ पर जो जेल में कैदी थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये जो है इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं साथियों तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो जयपुर था तो जयपुर के राजा जो थे, राजा उस समय थे राजा राम सिंह। यहाँ के जो राजा थे राजा राम सिंह, इन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ये अंग्रेजों के साथ थे। जयपुर के जो राजा राम सिंह थे ये अंग्रेजों के साथ थे, ये उनके विरुद्ध में नहीं थे। तो इस प्रकार जो जयपुर है ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह का केंद्र नहीं बना था। अजमेर में जो जेल में कैदी थे इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है। नीमच में एक व्यक्ति थे मोहम्मद अली, मोहम्मद अली व हीरालाल बेग, इन दोनों ने नीमच में नेतृत्व किया था। और जो आउवा है, आउवा, आउवा के एक व्यक्ति थे ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह जो थे इन्होंने जो है राजस्थान में आउवा नामक जगह पर विद्रोह किया था और नेतृत्व संभाला था। ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों को हराया भी। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नीमच में कौन थे? नीमच में मैं बता देता हूँ, यहाँ आप सभी लिख लेंगे। मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली, और दूसरे थे साथियों इनके साथ में हीरा लाल बेग, हीरा लाल बेग। और जो आउवा है यहाँ पर थे ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को यहाँ पर हराया भी था। अजमेर में कैदी थे, अंग्रेज में जो जेल के कैदी थे उन्होंने जो है विद्रोह किया था। ठीक है। तो इसके अलावा भी जो है राजस्थान में बहुत सारे स्थल थे जहां पर जो है ये क्रांति हुई थी। ठीक। लेकिन जो साथी ध्यान रखना, ये जो नीमच है ये राजस्थान में नहीं पड़ता, ये एमपी में पड़ता है। नीमच एमपी में पड़ता है, आउवा जयपुर अजमेर ये राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्टेंचेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश इन द रिवेलियन ऑफ 1857? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इमदादुल्ला, और ऑप्शन सी है मौलवी फजले या खैराबादी, और ऑप्शन डी है साथियों नवाब लियाकत अली। कौन? नवाब लियाकत अली। तो यहाँ पर अगर हम अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन की बात जब करते हैं साथियों तो वो जो नाम है वो नाम आता है मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन आता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है एक नाम निकल के आता है, जो कि ब्रिटिशों का या अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो अहमदुल्ला साथियों जो थे, अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद में इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे? फैजाबाद में। ये सबसे कट्टर थे अंग्रेजों के। बताया जाता है कि ये जो है तमिलनाडु के रहने वाले थे, और वहां से ये जो है चल करके यहाँ पर आ गए थे सारे लोग यहाँ पर। और इन्होंने एक नारा दिया था कि सभी लोग जो हैं सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ फेंको। ठीक है। इन्होंने इन पर जो है ब्रिटिशों ने 50,000 रुपए का इनाम भी लगाया था इन्हें पकड़ने के लिए, ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ क्लियर हो गई। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों पर सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक। मौलवी अगर इमदादुल्ला की बात करें तो ये साथियों एक सूफी विद्वान थे, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। मौलवी अगर हम मौलवी फजले की बात करें तो ये जो है जो हैदराबाद के रहने वाले थे, और इन्होंने जो है इन्हें भी इससे कोई ज्यादा वो नहीं था। नवाब लियाकत अली की बात करते हैं साथियों, तो ये जो नवाब लियाकत अली है खिलाफत आंदोलन से संबंध रखते हैं। खिलाफत आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। और बाद में ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। कौन? नवाब लियाकत अली। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था पता चल गया आपको? वो थे साथियों मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? विच ऑफ द फॉलोइंग उर्दू पोएट विटनेस्ड द रिवेलियन ऑफ 1857? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जोक, ऑप्शन सी गालिब, और ऑप्शन डी इकबाल। तो अगर हम 1857 के विद्रोह के समय के अगर उर्दू कवि की बात करते हैं साथियों तो वो आते हैं गालिब। इनको मिर्जा गालिब के नाम से भी जाना जाता है, मिर्जा गालिब। ये जो हैं आगरा के रहने वाले थे। मिर्जा गालिब जो तो आगरा से बिलोंग करते थे। ठीक है। ये एक उर्दू शायर थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिर्जा गालिब थे, जो थे इस 1857 के एकमात्र उर्दू कवि जिन्होंने इसको देखा था इन चारों में से। ठीक।
आगे बात करें साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो साथियों जो भगत सिंह है ये जो है क्रांतिकारी थे, ये 1900 ईस्वी के बाद की बात है, जबकि 1857 में हमारी क्रांति हो रही है। तो उस समय तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ये तीनों लड़े थे, लेकिन भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर हम प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो अगला हमारा प्रश्न आता है, वो आता है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए खेतियार मजदूर, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन बी सॉरी सी कृषक, और ऑप्शन डी है जमींदार। तो इस समय 1857 के ईस्वी में भाग न लेने वाले अगर लोगों की बात आती है तो साथियों उस समय ये जो दो वर्ग हैं, इसमें एक साहूकार और एक जमींदार, इन दो वर्गों की बात करें तो साथियों ये जो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुए थे। इस समय जो मजदूर थे, कृषक थे या सैनिक थे, वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन साहूकार और जमींदार इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है केवल 2 और 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? Who was the Governor General of India at the time of the rebellion of 1857 AD? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एमहर्स्ट, और ऑप्शन डी है साथियों लॉर्ड ऑकलैंड। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। तो 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं साथियों, वो आते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग। कौन आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक, अगर हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें साथियों, तो ये जो है 1813 से लेकर के 1821 ईस्वी के जो है आसपास जो है यहाँ पर रहे थे। और जो अगर हम लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करते हैं साथियों, लॉर्ड एमहर्स्ट की, तो ये 1823 से लेकर के 1828 तक रहते हैं। और अगर हम लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं साथियों, तो ये 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है, तो जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और यही बाद में जब भारत 1857 की ईस्वी का विद्रोह से समाप्त हो गया, तो जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी से जो शासन था, प्रशासन था, वो जब क्वीन के हाथ में गया, जो ताज का शासन जब यहाँ आया, तो इस भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदल करके भारत का वायसराय कर दिया था। तो लॉर्ड कैनिंग ही पहले भारत के वायसराय बने थे। ठीक है, तो यहाँ 1857 से संबंधित जो है लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट और ऑकलैंड नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ पर, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, मतलब बिहार के किस भाग में 1857 ईस्वी की क्रांति नहीं हुई, विद्रोह नहीं हुआ। विच पार्ट ऑफ बिहार रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ 1857 AD? ऑप्शन ए दानापुर, पी ऑप्शन 2 है पटना, ऑप्शन 3 आरा, ऑप्शन 4 मुजफ्फरपुर, और ऑप्शन 5 मुंगेर। ठीक है, तो साथियों अगर हम यहाँ पर विद्रोह की बात करें बिहार में, तो दानापुर भी था, पटना भी था, आरा भी था, मुजफ्फरपुर भी था, लेकिन केवल जो मुंगेर क्षेत्र है ये जो है इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति में जो है ये जो मुंगेर क्षेत्र है ये अप्रभावित रहा था। इसके अलावा इन जगहों के अलावा जो गया है, गया यहाँ पर भी जो है क्रांति हुई थी। गया के अलावा एक जगह पड़ती है शाहाबाद, शाहाबाद ये भी है, यहाँ भी क्रांति हुई, लेकिन जो मुंगेर है ये नहीं है। तो ऑप्शन जो बी केवल 5 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला साथियों हमारा जो प्रश्न है वो है यहाँ पर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर जो है आपको ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो 1857 ईस्वी के समय थे। ठीक है, तो यहाँ साथियों अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए में आता है चर्चिल, ऑप्शन बी आते हैं पामस्टर्न, और ऑप्शन सी है एटली, ऑप्शन डी है ग्रेड स्टोन। तो 1857 ईस्वी के समय जो प्रधानमंत्री थे साथियों वो थे यहाँ पर ऑप्शन बी पामस्टर्न, ऑप्शन बी पामस्टर्न। इसको इनको जो है विस्काउंट पामस्टर्न के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विस्काउंट पामस्टर्न। ठीक है, तो ये जो है साथियों 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। अगर हम चर्चिल की बात करें तो साथियों ये 1940 से लेकर के 45 और जो 1951 से लेकर के 1955 तक जो है वहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे। कौन? चर्चिल। चर्चिल को जो है विस्टल चर्चिल के नाम से जाना जाता है। विस्टल चर्चिल इनका जो नाम है वो है विस्टल चर्चिल। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, विस्टल चर्चिल। इसके बाद अगर हम इटली की बात करते हैं साथियों, किसकी? इटली की। तो जो इटली जो है साथियों 1945 से लेकर के 1945 से लेकर के 1951 तक जो है तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहते हैं। इनको जो क्लीमेंट इटली, इनका जो नाम है वो है क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली। ये जो है लेबर पार्टी के नेता थे। ठीक है, और जो 20 फरवरी 1947 को जो भारत को आजाद कराने की जो घोषणा की थी वो भी क्लीमेंट एटली ने ही की थी। ठीक, अगर हम ग्लेड स्टोन की बात करें, किसकी? ग्लेड स्टोन की। तो इनका जो नाम है विलियम ग्लेड स्टोन, विलियम विलियम ग्लेड
विलियम ग्लेडस्टोन इनका नाम है। ये जो है 1868 से लेकर के 1868 से लेकर के 1894 के मध्य तक, 1894 के मध्य उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक भारत वहां पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ये रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे 1857 के समय? पामिस्टन थे। चर्चिल 1940 से 45 और 51 से 55। एटली जो थे 1945 से 1951 और क्लीमेंट एटली जो थे साथियों 1945 से 1951 तक। ग्लेडस्टोन 1868 से 1894 के मध्य लगभग 12 वर्ष तक ये जो वहां पर प्रधानमंत्री रहे। आगे हमारा जो प्रश्न बनता है साथियों वो बनता है यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? हु मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर ड्यूरिंग द रिवेलियन ऑफ 1857? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन सी है साथी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये जो इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी किसने बनाया था? मैंने पहले ही बता दिया, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो जो ऑप्शन ए है साथी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। यानी जो लॉर्ड कैनिंग है यही इन्होंने जो है इलाहाबाद को आपातकालीन जो है राजधानी बनाया था। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो एक प्रणाली है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ये जो है इन्होंने ही चालू करी थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ये एक राजस्व प्रणाली है। कैसी है? राजस्व प्रणाली है। ये इन्होंने ही स्टार्ट करी थी लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, और जो लॉर्ड कैनिंग है इन्हीं को भारतीय सिविल सेवा का जनक, ध्यान रखना, सिविल सेवा का जनक, भारतीय, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कैनिंग को ही माना जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ प्रश्न 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी कर्नल फिनिश, ऑप्शन सी हैरिसे और ऑप्शन डी है साथियों सर ह्यू व्हीलर। सर ह्यू व्हीलर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1857 ईस्वी के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर की तो साथियों वो थे ऑप्शन सी हैरिसे। ऑप्शन सी हैरिसे। इनको जो इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे। हैरसे ये इनका नाम था। ठीक है, और अगर हम यहाँ लॉरेंस जो सॉरी हेनरी लॉरेंस हैं इनकी हम बात करें तो सारी इनका जो नाम था सर हेनरी मॉन्टगोमरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस इनका नाम था। ठीक है, सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस इनका नाम था। लखनऊ में जो लड़ाई चल रही थी, लखनऊ में जो विद्रोह हो रहा था तो वहां पर ये जो है घायल होकर के इनकी मृत्यु हो गई थी 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी में लखनऊ में जो विद्रोह चल रहा था तो वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर्नल फिनिश की बात करें तो ये जो है एक नाविक थे, तो इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। सर ह्यू व्हीलर, सर ह्यू व्हीलर ये जो थे ब्रिटिश सेना में एक आयरिश अधिकारी थे। ये जो है ब्रिटिश सरकार में एक आयरिश अधिकारी थे, आयरिश। ठीक है, आयरिश अधिकारी थे, आयरिश मूल के थे। ठीक है, इन्होंने जो है कानपुर में जो है ब्रिटिशों की तरफ से नेतृत्व किया था और यहाँ पर जो है इनकी मौत भी हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। हु वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? यानी 1857 ईस्वी के क्रांति के अगर हम सरकारी इतिहासकार की बात करें तो वो कौन था? ऑप्शन ए आसिम मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद्र, ऑप्शन सी वी डी सावरकर और ऑप्शन सी है साथियों एस एन सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सरकारी इतिहासकार की बात करें तो साथियों जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश भारत सरकार ने कहा कि इसका कोई इतिहासकार होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि जो साथियों यहाँ पर जो आरसी मजूमदार हैं, आरसी मजूमदार, इनको भारतीय सरकार ने भारतीय इतिहासकार बनने के लिए कहा कि आप जो है सरकार की तरफ से ये जो 1857 ईस्वी का संग्राम हुआ था उसका इतिहास लिखो। लेकिन उस समय जो सरकारी समिति थी उससे इनका जो है खटपट हो गई आरसी मजूमदार की, तो इन्होंने क्या करा, मना कर दिया और इन्होंने जो है उनके लिए काम नहीं किया। तो बाद में उन्होंने एस एन सेन से जो है इतिहास लिखवाया, इन्हें जो है सरकारी इतिहासकार बनाया था। ठीक है, तो एस एन सेन का जो पूरा नाम है साथी वो है सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ सेन है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था 1815 1850
ठीक है, 1857 इनकी पुस्तक हुई और 1800 साथियों 59 में जो है ये प्रकाशित, 1859 में ये प्रकाशित हुई थी। और जो हमारे आरसी मजूमदार थे, आरसी मजूमदार जो थे, इन्होंने जो है 1857 का इतिहास लिखने से मना कर दिया था, इनको जो है मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था साथियों सिपॉय म्यूटिंग म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 और ये जो है 1957 में जाकर के जो है प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने ही साथी जो आसिम मजूमदार हैं, इन्होंने ही कहा था कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, ये न तो पहला है, न राष्ट्रीय है और न ही ये कोई स्वतंत्रता संग्राम है। ये आसिम मजूमदार ने ही कहा था। ठीक है, तो साथियों ये प्रश्न भी आप सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 29। इसमें क्या है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए बी ए स्मिथ, ऑप्शन बी पी ई रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी वी डी सावरकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों भारतीय 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दी थी साथी, वो दी थी वी डी सावरकर ने। वी डी सावरकर का जो पूरा नाम है साथी वो लिख सकते हैं आप, विनायक विनायक दामोदर दामोदर सावरकर। ठीक है, इनका पूरा नाम है, तो ये लिख लेना, विनायक दामोदर सावरकर, यानी वी डी सावरकर ने जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। अगला तो साथियों हमारा प्रश्न बनता है वो है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस और ऑप्शन टी है साथियों टी आर होम्स। कौन है? टी आर होम्स। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो साथियों ये जो है ये थे सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ये जो दो व्यक्ति हैं सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने कहा था कि ये जो 1857 का विद्रोह है भारत में, ये एक षड्यंत्र है हिंदू और मुस्लिमों का। किसका? हिंदू व मुस्लिमों का षड्यंत्र है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ये सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। अगर हम बात करें सर जॉन लॉरेंस की, सर जॉन लॉरेंस की, तो इन्होंने कहा था ये केवल एक सैनिक विद्रोह है। क्या कहा था? सैनिक विद्रोह। इन्होंने कहा ये केवल एक सैनिक विद्रोह है। और जो टी आर होम्स हैं ये कहते हैं साथियों, ये कहते हैं कि ये जो विद्रोह है ये बर्बरता बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध है, सभ्यता के बीच। ठीक है, ये बताते हैं, ये कहते हैं कि ये जो विद्रोह है ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच है। ये अपने आप को सभ्य और भारतीय लोगों को बर्बर बताते हैं, तो ये कहते हैं कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध हो रहा है। और जो सर जॉन लॉरेंस है ये कहते हैं एक सैनिक विद्रोह है, जबकि जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर बताते हैं एक हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, वो है प्रश्न नंबर 31। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय था? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी बी डी सावरकर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले जो व्यक्ति थे साथी वो थे सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी असबाब, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इस पर, असबाब असबाब ए बगावत बगावत ए हिंद। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी असबाब ए बगावत ए हिंद एक। ठीक है, और ये जो 1859 में जाकर के प्रकाशित हुई थी, 1859 में ये जो है प्रकाशित हुई ये जो पुस्तक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ इसके कारणों पर पहली बार भारतीय भाषा में लिखा था। ठीक है, अगर हम बी डी सावरकर की बात करें तो इन्होंने कहा था कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो संबंधित हैं साथियों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आनंद मठ, उपन्यास है एक आनंद मठ। ये जो आनंद मठ है ये जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उस पर आधारित है। ठीक है, इसी आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया गया है, वंदे मातरम।
और ये जो वंदे मातरम है साथियों, इस वंदे मातरम को 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उस अधिवेशन में इस जो है वंदे मातरम को पहली बार जो है गाया गया था। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम है न राष्ट्रीय है और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आरसी मजूमदार, बी एस एन सेन, सी ताराचंद, ऑप्शन डी वीडी सावरकर। तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यानी जो आरसी मजूमदार है ये कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम है ये न तो पहला है, ये न तो पहला है, न ही साथियों ये जो स्वतंत्रता संग्राम है ये राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति के बारे में कौन सी एक अवधारणा सही है? ऑप्शन ए भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। साथियों भारतीय इतिहासकारों ने सभी ने नहीं कहा कि ये भारतीय विद्रोह है। कुछ ने कहा भारतीय विद्रोह है, कुछ कहते हैं कि भारतीय विद्रोह नहीं है। तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये अवधारणा सही है। ऑप्शन बी ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, ये भी गलत है। ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं ये तो षड्यंत्र है। क्या है? षड्यंत्र है। तो ये भी जो गलत है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया या लगभग समाप्त कर दिया। तो साथियों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई इसी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होकर यहाँ पर ताज का शासन आया था। तो ये जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिया यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई, ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल जो है भारतीय में से अंग्रेजों को हटाना चाहते थे, इसलिए ये हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न आता है यहाँ पर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये हुआ था साथियों 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ठीक, तो ये भी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पीविल आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। कौन सा? साइमन कमीशन। तो साथियों अगर हम यहाँ बात करते हैं 1857 के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित आयोग की, तो वो था साथियों पील आयोग। क्या था? पील आयोग। ये जो है जुलाई 1800 58 ईस्वी में साथ ही इसको जो है बनाया गया था। मेजर जनरल जो जॉनथन पील थे उनके नेतृत्व में इसको बनाया गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ था, इसमें जो सेना की जो रेजिमेंट थी उन रेजिमेंटों को जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर या धर्म के आधार पर उनका विभाजन करना था। ठीक है, इसके द्वारा, इस आयोग के द्वारा जो है जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या जो पहले 45,000 थी उस 45,000 से बढ़ा करके अब 65,000 कर दी थी। और जो भारतीय सैनिक थे जिनकी संख्या पहले लगभग 2,30,000 थी उसे घटा करके साथियों यहाँ पर 1,40,000, 1,40,000 के आसपास कर दिया था इस संख्या को। ठीक है, कम कर दिया था। और इनका जो रेशियो था उसे भी यहाँ पर कम कर दिया गया था। तो जो 1857 के बाद जो नवगठन सेना के फौज के नवगठन से संबंधित जो आयोग था वो था पील आयोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार से ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल एवं उड़िया, गोरखा, सिख व पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो अगर 1857 के बाद सेना में भर्ती की बात करें साथियों, ब्रिटिशों ने गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से लिए थे, क्योंकि पूर्वी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से और मद्रास प्रेसिडेंसी या मराठा जो थे इनके खिलाफ में लड़ रहे थे। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल साथियों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर हमारा, महारानी विक्टोरिया की घोषणा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है साथियों भारतीय भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग। तो सही है, बिल्कुल सही बात है। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि अब किसी भी भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया नहीं जाएगा। तो ये सही है। भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। भारत जो प्रशासन था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था कंपनी से हटके, ये भी सही है। ऑप्शन सी है। तीसरा है साथियों भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो ऐसा कुछ नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन एक और दो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए आगरा, बी झांसी, सी वाराणसी, ऑप्शन डी वृंदावन। तो अगर हम रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल की बात करते हैं साथियों वो होता है वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी बिल्कुल सही आंसर है। झांसी में इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव के साथ में, जहां पर इन्होंने जो
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और ग्वालियर में जाकर के साथियों लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे साथियों बात करते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किसने नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, इसी में पढ़ा चुका हूँ। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर हमारा 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी टोंके नवाब वजीर खान सिंह महाराजा राम सिंह और डी आऊवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो आऊवा के ठाकुर कुशल सिंह जो है इसका सही आंसर है। इन्होंने ही जो है जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो वो की थी साथियों ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने ब्रिटिशों की सबसे ज्यादा सहायता की थी। यानी उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने कहा था कि अगर सिंधिया भी हथियार उठा लें, सिंधिया भी हमारे अगर विरुद्ध हो जाए तो मैं आज ही बोरी बिस्तर बांध के यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन सिंधिया ने जो है ब्रिटिशों का साथ दिया था। आगे बात करते हैं साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारत में शिक्षित व मध्य वर्ग ने क्या करा? ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं किया, इन्होंने विरोध नहीं किया। ऑप्शन बी 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, समर्थन भी नहीं किया। ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, यानी इन्हें इनसे कुछ लेन देन नहीं था, ना तो ये विरोध में थे न समर्थन में थे, ये बिल्कुल दूर रहे। तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया, ये भी नहीं किया था। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये जो तटस्थता इन्होंने बनाई थी शिक्षित और मध्यम वर्ग ने, यही एक मुख्य कारण आता है। यानी जो अगर हम 1857 की क्रांति के असफल होने के अगर प्रमुख कारणों की बात करें तो उसमें ये भी एक प्रमुख कारण आता है कि जो शिक्षित और मध्यम वर्ग थे ये जो है इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। साथियों झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, चित्तौड़ जो है बिल्कुल इससे अप्रभावित रहा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य व एकता की कमी थी। बिल्कुल सही बात है, इनका न तो कोई उद्देश्य था न इनमें कोई एकता थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, बिल्कुल सही, सिंधिया ने दिया था। ऑप्शन सी ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, बिल्कुल सही बात है, उनके पास अच्छी साजो सामान थे, हथियार थे, अच्छे ट्रेंड थे, तो ये भी एक कारण था असफल होने का। तो उपयुक्त सभी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ अंग्रेजी राजपूती राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे, क्यों रहे थे? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, बिल्कुल सही बात है। अगर ये लोग साथ साथ देते तो जो है कहीं तक विद्रोह जो है सफल होता, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया था। शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन कर रहा था, नहीं, कुछ नहीं करा। छावनियों के सैनिक राजपूताना के बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं था, ये भी गलत है। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के शहीद दिवस को नहीं दर्शा पाए, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ऑप्शन ए है साथी, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न साथी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए कर्नल सेंट लेगर, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और ऑप्शन सी कर्नल वेलेस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साथियों अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशों की तरफ से तो ये कर्नल सेंट लेगर या लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स या कर्नल वेलेस इनमें से किसी का भी नाम इसमें नहीं आता। ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी यहाँ पर हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बिल्कुल लिया था। बेगम हजरत महल, इन्होंने भी लिया। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, इन्होंने भी लिया। बेगम जीनत महल दिल्ली, ये भी थी। ठीक है, बेगम जीनत महल जो है बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है साथी हमारा 50वां प्रश्न है, सॉरी 49वां प्रश्न है हमारा। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सूची ए में दिया है, ऑप्शन सूची 2 है। सूची पहली में दिए हैं क्षेत्र झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। सूची 2 हमें मिलानी है उनके नेतृत्वकर्ताओं से। तो साथी ऑप्शन ए झांसी, झांसी का जो नेतृत्व कर रही थी साथी वो कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। तो जो ए का चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में जो नेतृत्व करने वाली थी साथियों वो थी बेगम हजरत महल। कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे साथियों अजीमुल्ला। हाँ, ये जो है सलाहकार थे नाना साहब के, ध्यान रखना। फैजाबाद में जो थी वो थी साथी मौलवी अहमद शाह। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई बी का जो है तीसरा हो जाएगा। तो बी का तीसरा कौन से में है? पहले में है, तो जो पहला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवालों को आप कर सकते हैं अगर आपको एक और दो पता है तो भी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, ये इसमें भी सूची मिलानी है। ये दूसरी एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ जो है उनके नेतृत्व करता है। तो साथियों नाना साहब की बात करें तो नाना साहब कानपुर से थे। तो ऑप्शन ए का जो दूसरा है, तो ऑप्शन ए का दूसरा तो पहला दूसरा कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए नवाब हामिद अली खान, तो ये साथी दिल्ली में थे। तो ऑप्शन बी का जो है कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो बी का पहला, तो भी इन दोनों में से ही कोई है। सी देख लें तो मौलवी अहमदुल्ला या मनीराम दीवान। मनीराम दीवान साथी जो है असम में
जो है नेतृत्व कर रहे थे। तो डी का चौथा, तो जो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित लगभग 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। साथियों ध्यान रखना है, ये जो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण है। लगभग सब ये जो सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आगे भी आएंगे। ठीक है, तो आई होप अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है तो आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में छोड़ के नहीं आओगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।